इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बाइनोमियल हमने बेसिक 11 क्लास का पूरा कर लिया था। अब हम चल रहे हैं जेई की तरफ और दोनों कराऊंगा, मेंस भी और एडवांस भी, और शुरू से लेके आगे तक कराऊंगा, तो वीडियो बने रहिएगा प्लीज़। तो पहला, अभी हम जेई का मेथड कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम केवल जो हमने पढ़ा है उसी के बेस पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। कंसेप्ट वही लगाएंगे, बस थोड़े से डिफरेंट होगा। तो पहले बात हमें शो करना है कि जी ये चीज़ जो है वो इन दोनों के सम से बड़ी है, ठीक है जी। तो मुझे क्या करना है, मुझे एक तो 101 का इसकी पावर 50 इसको खोलना है, और इसको मैं कैसे खोलूँगा, इसको लिखूँगा मैं 100 + 1 टू द पावर 50, ठीक है जी। अब इसे खोलते हैं तो ये हो जाएगा 50C0, अभी कोई नई चीज़ नहीं लगेगी। 50C0 100 की पावर 50 प्लस 50C1 100 की पावर 49 माइन प्लस 50C2 100 की पावर 48 ब्ला 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 ब्ला, लास्ट में आएगा 50C50। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, 99 की पावर 50 को खोल रहा हूँ और इसको लिखा मैंने 100 - 1 की पावर 50। अब इसे खोलता हूँ तो 50C0 100 की पावर 50 माइनस 50C1 100 की पावर 49 प्लस 50C2 100 की पावर 48, ऐसी प्लस माइनस माइनस, लास्ट में आएगा माइनस। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इन दोनों को माइनस कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ आएगा 101 की पावर 50 माइनस 99 की पावर 50, और जब मैं इनको माइनस करूँगा तो देखिए क्या होगा, जो टर्म सिमिलर हैं वो तो कटती जाएंगी, मतलब ये इससे कट जाएगी और ये इससे कट जाएगी, लेकिन ये दोनों टर्म ऐड हो जाएंगी, तो ये हो जाएंगी ट्वाइस 50C1 100 की पावर 49 प्लस 50C3 100 की पावर 47 ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है जी। चलिए जी आगे चलते हैं, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया 2 × 50C1 50 होता है, और ये हो गया 100 की पावर 49 प्लस ये हो गया हमारा 2 × 50C3 100 की पावर 47। अब सोचो ये कितना हो गया, ये हो गया 100, और 100 में पावर मैंने ऐड कर दी, तो ये हो गई 100 की पावर 50, और प्लस और भी टर्म बहुत सारी आ रही हैं। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि 101 की पावर 50 माइनस 99 की पावर 50 इज इक्वल टू 100 की पावर 50 प्लस और भी टर्म पॉजिटिव में है, मैं इसको इधर ले गया तो 101 की पावर 50 इज इक्वल टू 99 की पावर 50 प्लस 100 की पावर 50, और भी टर्म है। तो जब और भी टर्म है तो इसका मतलब ये पूरी जो वैल्यू होगी, मतलब ये जो वैल्यू होगी वो इससे तो बड़ी होगी, क्योंकि इसके बाद और भी टर्म है। तो आई कैन से दैट दिस इज ग्रेटर देन 99 की पावर 50 प्लस 100 की पावर 50। तो यही हमें प्रूव करना था, तो हमने कर दिया। ओके जी, आगे चलते हैं। हमें गिवन है, ये सम मुझे गिवन है an के, और मुझे इसका सम निकालना है, ठीक है जी। तो पहले इसकी बात कर लेते हैं। अगर मैं r इसमें रखता हूँ r की जगह 0 रखूँगा, तो 0/NC0 प्लस 1/NC1 प्लस 2/NC2 प्लस 3/NC3, और ब्ला 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 करके लास्ट में आएगा n/NCn, ठीक है। अच्छा, अब एक प्रॉपर्टी होती है कि जो NCr होता है वो NCn-r के इक्वल होता है। तो अगर मैं नीचे वाले इन सब को चेंज कर दूं, मतलब मैं लिखूं 0/NCn-n प्लस 1/NCn-1, ये हो गया 2/NCn-2, ऐसे ही ये हो गया 3/NCn-3, और ये हो गया n/NC0। अब देखो हुआ क्या, ध्यान से देखना क्या कह रहा हूँ मैं आपसे। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर यहाँ पे अब 0 आया तो यहाँ पे n-0 आया, यहाँ पे n-3 आया, तो मैं लिख सकता हूँ n-3। ऐसे ही मैं यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे n-0 है। तो अगर मैं ये जो सीरीज़ लिखी है इसको लिख दूँ मैं
एन माइनस आर अपॉन एन सी आर। देखो सेम बात है। अब सेम क्यों है ये भी समझ बात क्या। अगर मैं इसमें आर को रखूँगा 0 तो आएगा एन माइनस 0 अपॉन एन सी 0। देखो ध्यान से देखना, देखो पहली टर्म आ गई। जब मैं एन को आर को 1 रखूँ तो एन माइनस 1 अपॉन ये आएगा मेरा एन सी 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एन माइनस 0 आ गया, ये वाली टर्म जो है वो इसके इक्वल आ गई। ठीक है, इससे जो पहली टर्म आएगी वो आएगी एन माइनस 1, नीचे आएगा एन सी एन माइनस 1। तो बेसिकली ये समेशन और ये समेशन बिल्कुल सेम है। तो मुझे निकालनी है इसकी वैल्यू। तो मैंने इसको रिप्लेस कर दिया कि जी दिस इज इक्वल टू आर इक्वल टू 0 से n तक n माइनस आर अपॉन एन सी आर। अब मैंने इसको अलग अलग कर लिया, ये हो गया n अपॉन एन सी आर माइनस आर अपॉन एन सी आर। ये भी समेशन लगा जाएगा। अब मैं इस पूरे समेशन को इधर ले गया और ये दोनों समेशन बिल्कुल सेम है तो ट्वाइस हो जाएंगे। तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ समेशन आर इक्वल टू 0 से n आर अपॉन एन सी आर इज इक्वल टू, ये हो गया समेशन ऑफ आर इक्वल टू 0 से n n अपॉन एन सी आर। ठीक है जी। अच्छा जी, अब अगर मैं इस n को बाहर ले आता हूँ और 2 को ले जाता हूँ इसके नीचे, तो मेरा आ जाएगा आर इक्वल टू 0 से n आर अपॉन एन सी आर इज इक्वल टू n अपॉन 2 समेशन ऑफ आर इक्वल टू 0 से n 1 अपॉन एन सी आर। ये वैल्यू हमें दे रखी है क्वेश्चन में, ये दे रखी है हमें ए एन की वैल्यू। तो मेरा आंसर आ गया n अपॉन 2 इंटू A0। बस ये करना था हमें। ठीक है, समझ में आया ना। एक बार खुद से करके देखना है इसे, कब होगा ये। चलिए जी आगे चलते हैं। अब नंबर ऑफ डिसिमिलर टर्म्स निकालिए, मतलब डिफरेंट टर्म कितनी होंगी। तो ये तो आपको पता होगा, या बता देता हूँ दोबारा कि अगर 1 प्लस एक्स की पावर n है या x प्लस वाई की पावर n है तो इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं वो एक ज़्यादा होती है, हमेशा n प्लस 1 होती है। ठीक है, तो मुझे इसमें निकालनी है। तो पहले मैंने इसको सॉल्व कर लिया। मैंने क्या किया, इसको तो मैंने ऐसे ही रखा। ठीक है, चलिए कर लेते हैं। देखो अब अगर मैं खोलूँ 1 माइनस एक्स का क्यूब तो क्या आता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो देखो ये चीज़ बिल्कुल इसके इक्वल आ रही है। इसका मतलब इसको हम ये लिख सकते हैं, है ना। और होल पावर 33 है तो ये हो जाएगी 1 माइनस एक्स की पावर 99। और मैंने कहा था एक कम ज़्यादा टर्म आते तो नंबर ऑफ टर्म्स वो कितनी हो गई, वो हो गई 99 प्लस 1 इज इक्वल टू 100। ठीक है, समझ में आया, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है जी, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं इसको सॉल्व करता हूँ। ये क्या आता है, अगर मैं एन सी आर अपॉन एन सी आर माइनस 1 को करता हूँ तो ये लिखूँगा एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, और इंटू करके इसको उल्टा कर दूंगा तो एन फैक्टोरियल अपॉन आर माइनस 1 फैक्टोरियल और एन माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल। अब क्या हुआ, ये इससे कट गया। अब मैंने क्या किया, मैंने इसको चेंज किया और इसको चेंज किया, मतलब इसको और इसको चेंज किया। तो ये हो गया n फैक्टोरियल अपॉन ये हो गया r इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल और ये n माइनस आर एज इट इज़, ये हो गया r माइनस 1 एज इट इज़, ये हो गया n माइनस आर प्लस 1 इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल, नीचे आ गया n फैक्टोरियल। तो कट गया था। अब इससे ये कट गया और इससे ये कट गया, तो मेरा बचा क्या, मेरा बचा n माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर। ये वैल्यू इसकी आ गई और ये मैंने इसकी जगह पुट कर दी। ठीक है जी, तो मेरा जब रखूँगा तो इस r से ये वाला r कट जाएगा। तो बेसिकली मेरा समेशन आ गया r इक्वल टू 1 से लेके n तक n माइनस आर प्लस 1। तीनों को अलग अलग कर लेते हैं। n बाहर आ गया, समेशन ऑफ 1 आ गया। यहाँ भी r की वैल्यू 1 से n तक है। मैंने n को बाहर इसलिए लिया है कि मेरा जो वेरिएबल है वो r है। तो अगर r वेरिएबल है तो n तो कांस्टेंट होगा, और ये मेरा समेशन ऑफ 1 आ गया। हमने सीक्वेंस में पढ़ा है कि समेशन ऑफ 1 n होता है, तो ये तो n हो गया। समेशन ऑफ r होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2 और समेशन ऑफ 1 होता है n,
तो ये हो गया n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस n अपॉन 2 प्लस n, इसका एलसीएम 2 ले लेंगे तो 2n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस n प्लस 2n, तो एक तो n स्क्वायर बच गया प्लस n बच गया अपॉन 2, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, तो n आ गया n प्लस 1/2। क्लियर हुई बात? बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट है, ये हमें प्रूव करना है। तो दो फॉर्मूले लिखवाता हूँ मैं आपको पहले, चलो एक ही लिखवाता हूँ पहले। पहला फॉर्मूला मैं लिखवाऊंगा आपको, अगर मैंने एनसीआर में एनसीआर प्लस 1 ऐड करता हूँ तो उससे रिजल्ट क्या आता है। उससे देखो रिजल्ट ये आएगा कि जो ऊपर है, पहली बात तो ऊपर सेम होना चाहिए, ये ऊपर सेम होना चाहिए, और नीचे हमेशा एक का डिफरेंस होना चाहिए, मतलब एक बड़ा एक छोटा, और केवल डिफरेंस 1 का होना चाहिए। तो कभी ऐसा होता है तो ऊपर में तो हम एक प्लस कर देते हैं, और नीचे वाले में जो बड़ा होता है उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो बेसिकली एनसीआर और एनसीआर प्लस 1 का फॉर्मूला हो गया n+1 CR+1। ठीक है जी, क्लियर? तो मैं ये फॉर्मूला यहाँ लगाता हूँ। अच्छा एक बात और, ये जो C0 लिखा है इसका मतलब देखो, उन्होंने बोला है कि इसका मतलब जो है वो NCR है, इसका मतलब N इम्प्लाइड है। तो ये बना NC0 प्लस NC1, इसके हिसाब से ये क्या बन गया, ये बन गया n+1C1। ठीक है, फिर ये क्या बन गया, ये बन गया n+1C2, ऐसे ही ये बन गया n+1C3 ब्ला ब्ला ब्ला, और ये बन गया n+1CN। ठीक, क्लियर? लेकिन मुझे मल्टीप्लाई जो चाहिए उसमें जो ऊपर होना चाहिए वो n ही होना चाहिए, लेकिन मेरे पास आ रहा है n+1। तो मुझे कुछ नहीं करना है, अगर मैं इस पहले वाले को खोलता हूँ तो आता है n+1 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, और इसको इसमें से माइनस करूँगा तो n फैक्टोरियल आ जाएगा। इसी तरह इसे खोलूँगा n+1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, और इसमें से इसको माइनस करूँगा तो n-1 फैक्टोरियल आ जाएगा। इसी तरह मैं n+1 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल और n-2 फैक्टोरियल आ जाएगा। ऐसे ही आ जाएगा n+1 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, और इसमें से माइनस करूँगा 1 फैक्टोरियल आ जाएगा। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इन सबको n फैक्टोरियल में चेंज कर रहा हूँ। कैसे करूँगा भाई, मैंने इसको लिख दिया n+1 इंटू n फैक्टोरियल। ठीक है, इसको भी चेंज कर रहा हूँ साथ साथ में, इसको लिख रहा हूँ 1 इंटू 0 फैक्टोरियल, और एक n फैक्टोरियल बैठा ये इंटू बीच में, सॉरी माई बैड। अच्छा अब ये हो जाएगा n+1 इंटू n फैक्टोरियल, सब मैं ऐसे करूँगा, और इसको भी एक और आगे डाल दूंगा, मतलब 2 इंटू 1 फैक्टोरियल, और ये हो गया n-1 फैक्टोरियल। ये हो गया n+1 इंटू n फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा 3 इंटू 2 फैक्टोरियल और n-2 फैक्टोरियल, ऐसे चलता रहेगा। ये हो जाएगा n+1 इंटू n फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा n इंटू n-1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। अब ये क्यों किया मैंने, अब हुआ क्या कि अगर मैं इसको देखूं तो ये बन गया NC0, ये बन गया NC1, ये बन गया NC2, और ये बन गया NCN-1 जो मुझे चाहिए। अच्छा अब ये बचा, ये कितनी बार बचा, ये n टर्म्स हैं, देखो ये n टर्म्स है ना, 1 से लेके n तक n टर्म्स हैं। तो n+1 आया n बार, तो n बार आया तो n+1 की पावर तो n हो गया, नीचे हो गया 1 इंटू 2 इंटू 3, ये सारे बाहर ले रहा हूँ मैं n तक, और अंदर क्या बचा, अंदर बचा NC0 इंटू NC1 इंटू NC2 ब्ला 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 NCN-1, और ये बन गया हमारा n फैक्टोरियल, और यही मेरा आंसर आ गया। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है जी, चलिए जी आगे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन लिया मैंने कि भाई मेरे को ये गिवन है और मुझे इसकी वैल्यू निकालनी। ठीक है जी, चलिए जी। तो
सबसे पहले मैंने इसको तो लिखा 1/2 की पावर r। अच्छा, इसको क्या लिखूंगा मैं इसको लिखूंगा जो आर पावर है वो ऊपर कॉमन ले लूंगा, तो 3/2 स्क्वायर की पावर r। इसे लिखूंगा 7/2 की पावर 3 की पावर r अप टू m टर्म तक लिखा मैंने। ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये हो गया 1/2 की पावर r एज इट इज, और इसको मैंने सबके साथ लिखा, यानी कि -1 की पावर r NCR। समेशन चल रहा है r इक्वल टू 0 से n तक, प्लस अगला समेशन r इक्वल टू 0 से n तक -1 की पावर r NCR, इसको लिख दिया 4 मैंने, तो ये हो गया 3/4 की पावर r। ऐसे ही अगला हो जाएगा r इक्वल टू 0 से n, ये हो जाएगा -1 की पावर r इंटू NCR 7/8 की पावर r, ब्ला ब्ला ब्ला। अब आपको ये पता होना चाहिए, मैंने बताया था कि अगर NCR हो और x की पावर r हो, r की वैल्यू 0 से n हो, इसका समेशन होता है 1 - x की पावर n, तो 1 + x की पावर n। और अगर यहाँ मैं -1 की पावर और मल्टीप्लाई कर दूं तो इस प्लस की जगह माइनस हो जाएगा बस। ठीक है, तो ये फॉर्मूला मैं यहाँ लगा रहा हूँ, तो ये बन जाएगा 1 - 1/2 की पावर r, ये बन जाएगा 1 - 3/4 की पावर r, ये बन जाएगा 1 - 7/8 की पावर r, ऐसे ही बनता रहेगा। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा माइनस करके 1/2 की पावर r, ये बन जाएगा 1/4 की पावर r, ये बन जाएगा 1/8 की पावर r, बन जाएगा ना। अब अगर देखो तो ये जीपी बन रही है यार, देखो ये हो गया 1/2 की पावर r, ये बन गया 1/2 की पावर 2r, ये बन गया 1/2 की पावर 3r, ये बन गई जीपी। और इसमें कितनी टर्म्स है? m टर्म्स है, लिखा है क्वेश्चन में, क्योंकि ये m टर्म्स तक जा रहा है। तो इसमें फर्स्ट टर्म तो a जो हो गई 1/2r हो गई, और r हो गया 1/2r हो गया, और m टर्म्स हैं, सम का फॉर्मूला लगा देते हैं, a 1 - 1/2r की पावर m अपॉन 1 - 1/2r। ठीक है जी। अच्छा जी, अब इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम से ये कट जाएगा, तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, 2 की पावर -rm, नीचे हो जाएगा 2 की पावर r - 1, बस ये मेरा आंसर आ गया। बात समझ में आई? चलो बढ़िया, इसमें जीपी का यूज हुआ, लेकिन जीपी आप पढ़ चुके हैं, मतलब बेसिक जीपी पढ़ चुके हैं, एडवांस जीपी पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन दिस विच आर इंटीजर्स। तो पहले मैं लिखता हूं इसको 9 की पावर 1/4 प्लस 8 की पावर 1/6 होल पावर 500। तो मैंने आपको सिखाया था बेसिक में जनरल टर्म कैसे निकालते हैं, तो जनरल टर्म निकालेंगे TR+1, और वो निकालेंगे 500 CR 9 की पावर 1/4 होल पावर 500 -r इंटू 8 की पावर 1/6 और पावर r। तो ये हो गया ऐसे, 9 की पावर हो गई 500 -r/4, और ये हो गया 8 की पावर r/6। अब देखो उसने कहा है मुझे इंटीजर लाना है, तो इंटीजर लाने के लिए मुझे एक बात देखनी पड़ेगी कि भाई इसको लिख सकता हूँ मैं 2 की पावर 3, और इसको लिख सकता हूँ मैं 3 की पावर 2। तो पहले यही कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं इसको। तो जब 3 की पावर 2 लिखेंगे तो 2 से ये कट जाएगा, तो ये बचेगा 500 -r/2, और ये बन जाएगा 3, मतलब 2 की पावर 3 आएगा ना ये, तो 3 से 6 कट जाएगा, तो ये बचेगा 2 की पावर r/2। ठीक है जी। अच्छा जी, अब देखिए अगर मुझे इसको इंटीजर लाना है तो इसका मतलब पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। तो अगर पावर फ्रैक्शन में नहीं चाहिए मुझे, तो मैं देखूंगा कि r की वैल्यू ऐसी हो कि वो 2 से डिविजिबल हो, और r की वैल्यू ऐसी भी हो कि अगर 500 में से r को माइनस करूं तो वो भी 2 से कट जाए। भाई तो बात देखो कि अगर मैं r को ऐसा नंबर लेता हूं जो 2 से कटेगा, इसका मतलब r जो होगा वो इवन नंबर होगा,
और अगर मैं आर को इवन लेता हूँ तो 500 माइनस आर भी इवन आएगा, क्योंकि इवन में से जब मैं इवन माइनस करूँगा तो इवन ही आता है, और जब इवन आएगा तो वो भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो बेसिकली मुझे आर चाहिए केवल इवन। और आर की वैल्यू होती कहाँ से कहाँ तक है? आर की वैल्यू होती है 0 से लेके n तक। इसका मतलब हमारा n है 500, तो मुझे 0 से लेके 500 तक की इवन नंबर निकालने हैं। ठीक है, तो दो तरीके होते हैं, या तो आप सिंपल एपी भी लगा सकते हो, 0 2 4 से लेके 500 तक, n टर्म हो गई 500, और फर्स्ट टर्म हो गई 0, n-1, डी की वैल्यू हो गई 2, तो n की वैल्यू आ जाएगी 251। एक तरीका तो ये है। एक और तरीका लगा सकते हो आप कि आप सीधा सीधा 500 को 2 से डिवाइड करो, 200 250 नंबर आ जाएंगे, इवन नंबर होंगे, लेकिन उसमें 0 शामिल नहीं होगा, तो इसमें 0 ऐड कर देंगे, +1 कर देंगे, 251 ऐसे भी आ सकता है, आपकी मर्जी। क्लियर? समझ में आया? चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ऐसी। लेकिन अब की बार वो पूछ रहा है कि मुझे उन सारी टर्म का सम चाहिए जो रैशनल टर्म्स हैं। ठीक है जी, क्लियर। चलिए, तो पहले इसकी टी आर प्लस पहले निकालते हैं कितने रैशनल टर्म्स आएंगी। वो पहले मतलब ये वाला क्वेश्चन हमें पूरा करना ही पड़ेगा एज इट इज। तो मैंने टी आर प्लस 1 निकाली, तो वो आएगी 15 CR 3 की पावर 1/5 होल पावर 15 माइनस आर इंटू 2 की पावर 1/3 और आर। तो ये आ गई 15 CR, 3 की पावर आ गई 15 माइनस R/5 और 2 की पावर आ गई R/3। ठीक है जी। अब देखिए, मुझे R ऐसा चाहिए जो 3 से कटता हो और 0 से 15 तक लाना है। तो ऐसे R कितने हुए? 0 3 6 9 12 और 15। ये 5 नंबर हुए, 6 नंबर जो 3 से कटते हैं, जो इसको इंटीजर बना देंगे। लेकिन मुझे R ऐसा भी चाहिए जो 15 से माइनस करके आए और 5 से कट जाए। तो अगर मैं 0 लेता हूँ तो 15 माइनस 0 आता है 15, जो 5 से कटता है, तो इसे मैं लूँगा। जब मैं 3 रखूँगा तो 12 5 से नहीं कटेगा, तो इसको कंसीडर नहीं करूँगा। 6 से भी कंसीडर नहीं करूँगा, 9 से भी कंसीडर नहीं करूँगा, 12 से भी कंसीडर नहीं करूँगा, और 15 आएगा तो ये कंसीडर होगा। तो केवल दो ही वैल्यू बची आर की, एक तो 0 और एक 15, जो कि ये भी इंटीजर आ जाएगा और ये भी इंटीजर आ जाएगा। बस दो टर्म निकाल लेते हैं, सम आ जाएगा। तो पहले निकालते हैं t 0 + 1 यानी कि 15C0 और 3 की पावर, ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगी 2 की पावर 0, तो ये तो 1 होता है, ये आ गया 27। इसे निकालेंगे t 15 + 1, तो वो आ जाएगा 15C15, 3 की पावर हो जाएगी 0 और 2 की पावर हो जाएगी 5, तो ये तो फिर 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये आ जाएगा 32। दोनों को ऐड कर देंगे तो सम आ जाएगा मेरा, इनको और इसको ऐड कर देंगे तो 59 सम आ जाएगा। ये मेरा आंसर आ गया। तो बेसिकली पहले मुझे वही निकालना पड़ा कि मेरी कौन कौन सी टर्म रैशनल मतलब इंटीजर आएंगी, और उसके बाद मैंने उनका सम निकाल लिया। बस बात समझ में आती है? चलो बढ़िया, आगे चलते हैं। अब एक नया कंसेप्ट आएगा, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि जब मुझे न्यूमेरिकली कांस्टेंट टर्म निकालनी हो तो मुझे क्या करना है। तो इसके लिए पहले आपको फंडा बता देता हूँ मैं क्या करना होता है। देखिए, अगर आपने लिखा है 1 + x/a, मतलब 1 + x/a की पावर n है मान लो, और इसमें निकालने हैं आपको न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको वैल्यू निकालनी है m की, और m जो होता है वो होता है mod x/a इंटू n+1/mod x/a + 1। ये आपको वैल्यू निकालनी है m की। अब दो बातें होंगी, या तो m इंटीजर आएगा और या m इंटीजर नहीं आएगा। अगर m इंटीजर आता है तो tm और tm+1 ये दोनों ही ग्रेटेस्ट टर्म होती है। ठीक है, और अगर m इंटीजर नहीं आता है तो m, यहाँ लेते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ m+1, ये ग्रेटेस्ट टर्म होगी। बस इतने से काम करना है। ठीक है, चलिए बढ़िया। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। तो हमारे पास देखो, यहाँ एक बात बताऊं कि यहाँ आपको हमेशा 1 बनाना पड़ेगा, दैट इज कंपलसरी।
तो एक काम करते हैं, यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं तो 2 की पावर 9 बाहर आ जाएगा, ये बचेगा 1 + 3/2x की पावर 9। ठीक है, चलिए जी अब निकालते हैं m की वैल्यू। हमारी m की वैल्यू क्या थी, mod x/a इंटू n + 1 अपॉन mod x/a + 1। हमारी x की वैल्यू 3/2 है, तो अगर मैं x को 3/2 यहाँ रखता हूँ तो ये हो जाएगा 9/4, है ना। तो 9/4 मॉड है तो प्लस ही रहेगा, और 9 + 1 अपॉन 9/4 + 1, ये मेरी आ गई m की वैल्यू। ठीक है जी, सॉल्व कर देते क्या आता है। 9/4 एज इट इज, ये हो गया 10 और ये हो गया 13/4, ये 4 से 4 कट गया तो ये आ गया 90/13 आ गया। अब अगर 90/13 आ गया तो ये 6 पॉइंट समथिंग आया, तो अब ये इंटीजर तो नहीं है, तो हमारा केस लगेगा ये वाला। तो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा वो होगा 6, तो मैं निकालूंगा t6 + 1, वो होगी मेरी न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। तो मैं जब इसकी t6 + 1 निकालूंगा तो मेरा आ जाएगा 9c6 2 की पावर 3, और 3x की जगह देंगे 3/2 होल पावर 6। बस इसको सॉल्व कर लेंगे और ये मेरा आंसर आ जाएगा। सॉल्व करने का जिम्मेदारी आपकी, सारे काम मैंने करने का। ठीक है, समझ में आया। चलो जी एक और ले लेते हैं एग्जांपल ऐसी, इसमें भी निकालनी है। जब x की वैल्यू 1/5 हो तो पहले यहाँ से 3 कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा 1 - 5/3x होल पावर 11। x की वैल्यू है 1/5, जब x की वैल्यू 1/5 रखेंगे तो ये बच जाएगा 1/3, तो इसका मतलब x/a मॉड की वैल्यू आ गई 1/3। तो फिर निकालते हैं m की वैल्यू, वो थी x/a n + 1 अपॉन x/a + 1। इसको सॉल्व करते हैं तो 1/3 इंटू 12 अपॉन 4/3, 3 कट गया, ये 4 से 4 कट गया, तो ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई, इंटीजर वैल्यू आ गई। तो अगर इंटीजर वैल्यू आ गई है तो क्या बताया था मैंने आपको, tm + 1 और एक tm, ये दोनों ही न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होती है। ठीक है, तो मैं कोई सी भी निकाल लूंगा, दोनों टर्म सेम आएंगी, आप चाप तो चेक कर लेना। मैं एक निकाल रहा हूँ, मैं t3 + 1 निकाल रहा हूँ, तो वो आ जाएगा, n मेरा है 11, तो 11c3 और 3 की पावर 11 - 3, और ये बचेगा 1 बचेगा, तो ये हो जाएगा 1 की पावर कुछ भी हो, और यहाँ -1 की पावर 3 भी आएगी, तो ये हो जाएगा -11c3 निकालना आता है आपको, और ये हो जाएगा 3 की पावर 8। ये मेरा न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म आ गई। ठीक है, क्लियर। अच्छा, न्यूमेरिकल का मतलब होता है कि मतलब मुझे इसका नेगेटिव साइन नहीं देना है, बिकॉज इट इज द ग्रेटेस्ट, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। ऑलराइट, ठीक है। 11c3 निकालते हैं तो 55 आता है, तो आंसर आ गया 55 इंटू 3 की पावर 8। ठीक है, क्लियर हुआ जी, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, लिखा है शो दैट इफ द ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस ऑल्सो द ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट। पहले ग्रेटेस्ट टर्म की बात कर लेते हैं। आपको पता है कि एनसीआर सबसे बड़ा कब होता है, एनसीआर सबसे बड़ा तब होता है या तो एन जो आर हो वो तो या तो एन का आधा हो, या उससे एक कम हो, या उससे एक ज़्यादा हो। जैसे मैं आपसे कहूँ कि 12 में अगर मैं 6 लूँगा तो दैट विल बी द ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट। अगर मैं 11 होगा तो मैं 5 भी ले सकता हूँ और 6 भी, ये मैक्सिमम होगा वैल्यू। तो अगर बात करें 2n की तो बेसिकली मैं समझ में आ गया, तो 2n/2 + 1 ये मेरी ग्रेटेस्ट टर्म होगी। तो tn + 1 यानी कि 2nCn, दैट विल बी माई ग्रेटेस्ट टर्म। ठीक है, अच्छा अगर ये ग्रेटेस्ट टर्म होगी तो एक बात तो क्लियर है कि ये जो मेरी वैल्यू होगी ये उससे पहली टर्म से भी बड़ी होगी और उससे अगली टर्म से भी बड़ी होगी। क्लियर है, तो पहले मैं इसको ले लेता हूँ। अगर मैं इसको लेता हूँ तो tn + 1 अपॉन tn ग्रेटर देन 1 आएगा। इन दोनों के फॉर्मूले पुट कर देता हूँ जी मैं, तो ये आ जाएगा 2nCn और x की पावर n, ये आ जाएगा 2nCn-1 x की पावर n-1 ग्रेटर देन 1। पता है कैसे आया, मैंने इसको लिख दिया tn-1 + 1।
ठीक है जी, खोल देते हैं इसको। पहली बात तो यहाँ काटेंगे तो यहाँ पे एक x बचेगा। 2n सी एन को खोल देते हैं तो आ जाएगा 2n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल। इसको खोलेंगे 2n फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल और n प्लस 1 फैक्टोरियल, और ये x बचेगा ग्रेटर देन 1। ये तो कट गया, ये पहुंच जाएंगे ऊपर, तो ये हो जाएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल x ग्रेटर देन 1। तो मैंने इसको खोला, इसको लिखा मैंने n इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल और इसको लिखा मैंने n प्लस 1 इंटू एन फैक्टोरियल। ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो मेरा आ गया n प्लस 1 अपॉन n इंटू एक्स ग्रेटर देन 1। इनको इधर ले गया तो मेरा x ग्रेटर देन n अपॉन n प्लस 1 आ गया। देखो आधा क्वेश्चन तो मेरा हो गया, क्योंकि मुझे इससे बड़ा प्रूव करना था जो मैंने कर दिया। अब आप वीडियो पॉज करो और इसको लो, और उससे आपका आ जाएगा x लेस देन n प्लस 1 अपॉन n। एक बार चेक कर लो, मेरे ख्याल से आ जाना चाहिए। वीडियो पॉज करो और करो आप। तो मैंने लिया तो मेरा आ जाएगा टी एन प्लस 1 अपॉन टी एन प्लस 2 ग्रेटर देन 1। सेम फॉर्मूला, मैं दोनों फॉर्मूला लगा दूंगा, तो आ जाएगा 2n सी एन एक्स की पावर n, यहाँ आ जाएगा 2n सी एन प्लस 1 एक्स की पावर n प्लस 1 ग्रेटर देन 1। यहाँ बचेगा एक x, इसको ले गया मैं इधर, तो 2n को खोलते हैं, 2n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, इसको खोलेंगे 2n फैक्टोरियल और n प्लस 1 फैक्टोरियल और n माइनस 1 फैक्टोरियल और ग्रेटर देन x आ जाएगा। तो ये तो इससे कट गया, इसे खोलेंगे तो ये कटेगा और इसे खोलेंगे तो बचेगा n प्लस 1 अपॉन n लेस देन x, और यही मुझे प्रूव करना था। ठीक है जी, तो ये जो क्वेश्चन थे ये थे ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट्स पे। क्लियर? चलिए जी आगे चलते हैं। अब लिखा है शो दैट, अब देखो ये एक चीज आया इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आप ध्यान से पढ़िएगा। चलिए जी, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि शो दैट कह रहा है वो इंटीग्रल पार्ट। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ये हुआ कि भाई जब मैं इसको खोलूंगा तो जरूरी नहीं है कि इंटीजर ही आए, हो सकता है इंटीजर आए और हो सकता है ना आए। तो मैंने क्या किया, मैंने इस पूरे को अगर मैं x मान लिया और x की वैल्यू इंटीजर हो भी सकती है और नहीं भी, तो मान लो x की वैल्यू मैं यहाँ पे आ गई 76.5 आ गई, मान लेते हैं, ऐसी एग्जांपल लिया मैंने। तो मैं इसको लिख दूं 76 प्लस 0.5, लिख सकता हूँ ना? तो मैंने इसको लिख दिया बॉक्स ऑफ x जो 76 हो गया और प्लस कोई भी एक वैल्यू जो 0 से 1 के बीच में है। तो मैं कह सकता हूँ जो f है वो 0 से 1 के बीच में है, 0 इंक्लूड है 1 इंक्लूड नहीं है। ठीक है जी, अच्छा जी, उसके बाद आपको स्टेप क्या करना है, और ये हर क्वेश्चन में करना है, आपको देखना है कि जब मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा तो वैल्यू कितनी आती है। आपको चेक करना है कि 1 से कम वैल्यू आई या नहीं। तो अगर मैं √5 देखूँ, √5 होता है 2.23, अगर 5 में 2.23 की मल्टीप्लाई करता हूँ और -11 करूंगा तो 1 से छोटा आ रहा है। तो मैं लिख सकता हूं कि मैंने मान लिया कि दिस -11 की पावर 2n प्लस 1, ये एक 1 से छोटी वैल्यू है। देखो ध्यान से, मैंने बताया मैंने ये 1 से छोटी वैल्यू है, और अगर मैं 1 से छोटी वैल्यू की कितनी भी पावर करूंगा तो वो 1 से छोटा ही आएगा। पता है ना बात? तो इसका मतलब मैं अगर इसको कह दूं कि ये भी एक f डैश है और f डैश भी मेरा 0 से 1 के बीच में है, तो ये मैं गलत नहीं कहूंगा। मैंने उल्टा लिख दिया था पिछली बार, बोला नहीं आपने? 0 इंक्लूड होगा 1 इंक्लूड नहीं होगा, यहाँ भी 0 इंक्लूड होगा और 1 इंक्लूड नहीं। अब आपको क्या करना है, आपको इन दोनों इक्वेशंस को या तो प्लस करना है या माइनस करना है। तो मैं आपको बताता हूँ प्लस कब करना है और माइनस कब करना है। अगर आप इसकी टर्म खोलते हैं और पहली टर्म में रूट आता है, तो मैं बताता हूँ, देखो क्या करना है। अगर मैंने इसको खोला, इस वाले को खोल रहा हूँ मैं, और मैं खोल नहीं रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ कि रूट आएगा या इंटीजर आएगा। अगली टर्म मतलब पहले में रूट आएगा
भाई अगर मैं इसको पहले टर्म खोलता हूँ तो वो आती है मेरी 2n+1 C0 5√5 की पावर 2n+1 और 11 की पावर 0। तो आपको दिख रहा है कि भाई अगर मैं 5√5 की ऑड पावर करता हूँ तो रूट आता है। इसका मतलब इसकी पहली टर्म में रूट आ रहा है। अगर पहली टर्म में रूट आ रहा है तो अगली टर्म में रूट बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ हो जाएगी 5√5 की पावर 2n 11 की पावर 1। तो इसकी पावर जब 2n करेंगे तो रूट हट जाएगा। तो एक तो ये कंफर्म बात है कि अगर पहली पे रूट आता है तो दूसरी पे नहीं आएगा, तीसरी पे आएगा, चौथी पे नहीं आएगा। और अगर पहली पे नहीं आता है तो पहली पे नहीं आएगा, फिर दूसरी पे आएगा, फिर तीसरी पे नहीं आएगा, चौथी पे आएगा। तो वो क्लेरिफाई कर रहा हूँ मैं। अगर पहली पे रूट आया, पहला रूट आया, दूसरा इंटीजर आएगा, फिर तीसरा रूट आएगा, चौथा इंटीजर आएगा, फिर पांचवा रूट आएगा और छठा इंटीजर आएगा। और जब मैं इसको खोलूंगा तो टर्म तो सेम आएंगी, बस सेकंड टर्म माइनस की आएगी, इससे फर्स्ट टर्म प्लस की, ऐसे आती रहेगी, है ना। ठीक है जी। अब सोचिए मुझे अगर आर को हटाना है तो मैं इस इक्वेशन का क्या करूं। मैं इन दोनों इक्वेशंस को माइनस कर दूंगा। उससे क्या होगा, मेरे रूट हमेशा ही हट जाएंगे और ये डबल होके 2i आ जाएगा, ये भी डबल होके 2i आ जाएगा, ये भी डबल होके 2i आ जाएगा। तो 2 मैं कॉमन ले पाऊंगा और मेरा रूट हट जाएगा। ठीक है। अच्छा अगर छोड़िए, अगली बार लेंगे, पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों इक्वेशंस को क्या करना है, माइनस। तो जब मैं माइनस करूंगा तो मैं एक बार क्लेरिफाई कर देता हूं आपको कि भाई मैंने माइनस किया तो पहले मैं लिखता हूं कि 2n+1 C0 और 5√5 की पावर 2n+1 इंटू 11 की पावर 0 प्लस 2n+1 C1 5√5 की पावर 2n इंटू 11 की पावर 1 ब्ला 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 और इक्वल टू है GIF ऑफ x प्लस f। इसे खोलेंगे तो ये टर्म प्लस आएगी, ये माइनस आएगी, ऐसे आती रहेगी और ये हो गया f डैश। अब मैंने इनको माइनस कर दिया तो ये टर्म तो कट गई और ये इंटीजर है, ये ऐड हो गई तो बहुत सारी टर्म्स ऐड हो जाएंगी और t2 प्लस t4 ब्ला 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 और यहाँ आ जाएगा GIF ऑफ x प्लस f डैश। ठीक है जी, क्लियर। अब बहुत ध्यान समझिएगा, मैंने आपसे कहा था कि जो f है वो भी 0 से 1 के बीच में है और f डैश मैंने माना है वो भी 0 से 1 के माना। क्या मतलब, ये वैल्यू अगर 1 से छोटी आ रही है तो उसकी कोई पावर लेंगे तो 1 से छोटी भी आती है। ठीक है जी। तो अगर f भी 1 से छोटा है और f डैश भी 1 से छोटा है और मैं कह रहा हूं कि ये जो पार्ट है ये एक इंटीजर है और ये भी एक इंटीजर है, तो ये भी तो एक इंटीजर ही होना चाहिए। दिस मस्ट बी इंटीजर। ठीक है जी। और अगर ये मेरा इंटीजर है तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इसकी वैल्यू केवल 1 ही हो सकती है और कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल? क्योंकि मैंने इसे प्लस माना है और 1 इंक्लूड नहीं है। तो भाई सिंपल सी बात है कि ये वैल्यू कुछ तो आएगी, मतलब पॉइंट्स में कुछ तो आएगी। भाई ये तो क्लियर बात है कि ये ऑड पावर है तो ये वैल्यू कभी भी इंटीजर तो नहीं आएगी। तो इसका मतलब कोई ना कोई वैल्यू इसकी रहेगी। तो मैं यहाँ पे 0 को भी एक्सक्लूड कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो अगर कोई दो वैल्यू मैं ऐसी ऐड कर रहा हूं जो वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो उनका सम कितना आ सकता है, जो कि इंटीजर ही होना चाहिए। तो मैं आपको क्लैरिफाई करता हूं कि अगर मेरा f माना है मैंने 0 से 1 और f डैश माना है मैंने 0 से 1, तो अगर मैं f प्लस f डैश करूंगा तो वो वैल्यू आएगी 0 से 2। 0 भी इंक्लूड नहीं है और 2 भी इंक्लूड नहीं है। तो अगर इनके बीच में इसकी वैल्यू है और मैं ये कह रहा हूं कि दिस बिलोंग्स टू इंटीजर, तो केवल एक ही ऑप्शन बचता है ना भाई। 0 से 2 के बीच में केवल एक ही ऑप्शन होता है 1, जो इंटीजर है। इसका मतलब ये वैल्यू 1 होगी। बात समझ में आती है? चलिए बढ़िया। तो इसका मतलब ये हुआ, मुझे शो दैट करना है इंटीग्रल पार्ट जो है वो इवन है। तो मैंने क्या किया, ये तो इवन नंबर हो गया और ये बॉक्स ऑफ एक्स हो गया और ये 1 हो गया। अच्छा एक मिस्टेक हुई
हमने तो इनको माइनस किया था ना, तो यहाँ पे माइनस आएगा, माय बैड। चलिए जी, थोड़ा सा डिस्कस सॉल्व कर देते हैं, अभी ये प्लस वाला भी काम आएगा, चिंता मत करो। अब बात करते हैं कि मैंने अगर f माइनस एफ डैश किया तो उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएगी। अगर मैं इनको माइनस करूँगा तो सपोज करो इसकी मैं जीरो वैल्यू है, इसकी मतलब इंक्लूड तो नहीं है, तो -1 आएगी, -1 से 1 आएगी इसकी वैल्यू, और इसमें केवल एक ही इंटीजर होता है जो कि होता है 0। इसका मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 अगर हम माइनस करते हैं तो ये बात आप तो कहीं नोट कर लो कि अगर मैं इन दोनों को प्लस करता हूँ तो f प्लस एफ डैश की वैल्यू आएगी 1, और अगर मैं माइनस करता हूँ तो f माइनस एफ डैश की वैल्यू आएगी 0। ठीक है, तो मैंने माइनस कर दिया तो ये 0 आ जाएगा यहाँ पे। अब 0 आ गया तो ये क्या आ गया, मॉड x जी आई एक्स की वैल्यू आ गई इवन, और ये मुझे प्रूव करना है। तो ये मुझे प्रूव करना था कि मेरा जो इंटीजर पार्ट है किसका, x का, और x मैंने क्या माना है, इस पूरे को मैंने x माना है, तो इसका जो इंटीजर पार्ट आएगा वो एक इवन इंटीजर है, और यही मैंने प्रूव कर दिया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है कि अगर मैंने इसको माना, दे रखा है मतलब क्वेश्चन में s प्लस टी, तो ये एक ही बात है कि जो s है बेसिकली वो क्या है, एक इंटीजर है, और t एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। मतलब जो s है बेसिकली वो मेरे जो पहले क्वेश्चन में जो मैंने बॉक्स ऑफ x लिया था वो उसके इक्वल है, और t जो है वो f लिया था मैंने, इसके इक्वल है। ठीक है जी, तो एक काम कर लेते हैं, 7 प्लस 4√3 की पावर n को मान लेते हैं s प्लस टी, और मैं देखता हूँ 7 माइनस 4√3 की पावर n, ये वैल्यू 1 से छोटी आ रही है, इसका मतलब मैंने इसको मान लिया t डैश, और t डैश, t और t डैश दोनों ही वैल्यू प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी कि 0 से 1 के बीच में है। अब मुझे देखना है कि मुझे इनको प्लस करना है या माइनस करना है, तो उसके लिए मुझे चेक करना पड़ेगा कि इसकी पहली टर्म में रूट आ रहा है या नहीं आ रहा है। मैंने फर्स्ट टर्म निकाली तो मेरी आ रही है NC0 7 की पावर n और 4√3 की पावर 0, इसका मतलब उसमें रूट नहीं आ रहा। तो अगर मैं इसको खोलूंगा तो ये आएगी पहले टर्म इंटीजर, फिर रूट, फिर इंटीजर, फिर रूट, फिर इंटीजर और फिर रूट। और जब मैं इसको खोलूंगा तो आपको पता है टर्म तो सेम आनी है, बस माइनस आ जाएंगी इवन वाली, है ना। तो मैं जब मुझे आर ख़त्म करना है, तो आर ख़त्म कब होगा, जब मैं इन दोनों को प्लस करूंगा तो आर अपने आप कट जाएगा। तो अब की बार मैं इन दोनों को प्लस कर रहा हूँ, तो प्लस करके कुछ ट्वाइस टर्म आएंगी और बहुत सारी टर्म्स आएंगी, और ये हो जाएगा s प्लस टी डैश। तो पहले क्वेश्चन में ये मतलब अभी भी ये इवन है और ये भी एक इंटीजर है, इसका मतलब ये भी एक इंटीजर होना चाहिए, और मैंने बताया था इसकी वैल्यू 1 ही हो सकती है और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ये डिस्कस हो चुका क्योंकि मैंने पहले क्वेश्चन में प्लस ले लिया था। तो अगर ये 1 हो गया, इसका मतलब ये हो गया ट्वाइस समथिंग इज इक्वल टू s प्लस 1, और t प्लस टी डैश की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है जी, अब मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है 1 माइनस टी इंटू एस प्लस टी। मुझे निकालना है 1 माइनस टी इंटू एस प्लस टी। तो देखो जी, एस प्लस टी की वैल्यू तो मुझे दे रखी है उसने, ये दी, और 1 माइनस टी हम इससे निकाल लेंगे, 1 माइनस टी आ जाएगा टी डैश, इसका मतलब ये हो गया टी डैश और ये हो गया एस प्लस टी। अब टी डैश की वैल्यू ये रही और एस प्लस टी की वैल्यू ये रही, ये मैंने पुट कर दी यहाँ पे। तो 7 प्लस 4√3 की पावर n इंटू 7 माइनस 4√3 की पावर n, तो ये हो गया 7 प्लस 4√3 इंटू 7 माइनस 4√3 होल पावर n, इनको a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा 49 माइनस 48, यानी कि 1 की पावर n आ गया और मेरा आंसर 1 आ गया। बात समझ में आई, कुछ कुछ समझ में आ रहा है अब? चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। हमें x दे रखा है, तो मैंने वही किया, मैंने इसको मान लिया लेट दिस इज बॉक्स ऑफ x और प्लस एक फ्रैक्शनल पार्ट। फिर मैंने वही माना कि ये वैल्यू मेरी 1 से छोटी आ रही है, तो ये हो जाएगा f डैश। अब मुझे तय करना है कि मुझे प्लस करना है या माइनस करना है। जब आप वीडियो पॉज करो, सोचो प्लस करें या माइनस करें। हाँ जी, इसकी जब फर्स्ट टर्म निकालेंगे उसमें रूट नहीं आएगा, इसका मतलब हम क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे। जब प्लस करेंगे तो ट्वाइस ऑफ कोई भी टर्म्स आएंगी और ये हो जाएगा
दिस प्लस एफ प्लस एफ डैश, और एफ प्लस एफ डैश की वैल्यू यहाँ 1 हो जाएगी, क्योंकि और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर है। ठीक है जी। और मुझे निकालनी है वैल्यू इसकी, शो करना है मतलब मुझे। तो मैंने x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ऑफ बॉक्स ऑफ x, तो मैंने पहले यहाँ से बॉक्स ऑफ x कॉमन ले लिया, तो x कॉमन लिया तो बचा x माइनस बॉक्स ऑफ x। ठीक है जी, क्लियर है। अच्छा जी, अब बात करते हैं x माइनस बॉक्स ऑफ x की वैल्यू क्या आएगी। भाई देखो x मेरा ये पूरा है, तो मैंने x को जो माना है वो माना है बॉक्स ऑफ x प्लस f, तो x माइनस बॉक्स ऑफ x की वैल्यू आ जाएगी f, आ जाएगी। तो मैंने इसको f रख दिया, तो x माइनस एक्स एफ आ गया, मैंने x कॉमन ले लिया, 1 माइनस एफ आ गया। अब सोचो 1 माइनस एफ कहाँ से आएगा, वो यहाँ से निकाल लेंगे, तो 1 माइनस एफ आ जाएगा एफ डैश, तो ये आ जाएगा एफ डैश इंटू एक्स। एफ डैश की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ, क्या 7 माइनस नहीं 8 माइनस 2√7, और ये आ जाएगा 8 प्लस, ये मुझे गिवन है, बस इसको मल्टीप्लाई कर देंगे सेम पहले क्वेश्चन की तरह। 64 माइनस 64 माइनस ये हो जाएगा 4 इंटू 7, है ना, 4 इंटू 7 हो जाएगा ना। अच्छा मैंने कहीं गलती तो नहीं डाली क्वेश्चन में, हाँ देखो यहाँ 3 था तो मैंने गलती से 2 लिख दिया, तो यहाँ 3 है, यहाँ पे 3 है, 3, तो ये हो जाएगा 9 7 63 की पावर n, 1 की पावर n 1 हो जाएगा, और यही मुझे प्रूव करना था, तो मैंने इसको 1 प्रूव कर दिया। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन थे कुछ। जब भी इस पे बेस क्वेश्चन आएगा तो हमेशा आपको यही कंसेप्ट लगाना है, पहले एक को प्लस दे रखा होगा, माइनस में मुझे एफ डैश मानना है, फिर मुझे तय करना है मुझे प्लस या माइनस करना है, फिर जो वैल्यू निकालनी है आप उसे कर सकते हैं। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। अब मुझे शो करना है कि दैट दिस इज डिविजिबल बाई 1998। तो इसके लिए आपको दो रिजल्ट्स याद करने पड़ेंगे। पहला रिजल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिएगा, कि अगर लिखा है x की पावर n माइनस a की पावर n, और n इसमें कोई भी इंटीजर होगा, कोई भी नेचुरल नंबर होगा, तो ये जो पूरी वैल्यू है ये x माइनस a से डिवाइड करती है हमेशा। दिस इज ऑलवेज डिविजिबल बाय दिस, अगर n मेरा नेचुरल नंबर है। दूसरा रिजल्ट है कि अगर x की पावर n प्लस a की पावर n हो, तो ये x प्लस a से केवल तभी डिवाइड करता है जब n की वैल्यू ऑड हो। क्लियर है, बढ़िया। अब मुझे शो करना है कि दैट दिस इज मल्टीप्लिसिबल बाय दिस, तो मैंने क्या किया है, मैंने इस पूरे को x मान लिया। अब मैंने इसको एक टर्म ले लिया और यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, तो अगर मैं x को मानूं 1992 की पावर 1998 माइनस 1955 की पावर 1998, और यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, इसको एक टर्म मान लेते हैं, ये हो गया 1938 की पावर 1998 माइनस 1901 की पावर 1998। अब आप देख पा रहे हो कि ये जो चीज़ मैच कर रही है ये मेरी इससे मैच कर रही है, तो ये हमेशा दिस माइनस दिस से डिविजिबल होगा। तो इनका माइनस आ रहा 37, इसका मतलब ये 37 से डिविजिबल होगा, और जब मैंने इसको माइनस किया तो ये भी 37 आ रहा है, इसका मतलब ये भी 37 से डिविजिबल है। तो अगर ये दोनों 37 से डिविजिबल हैं, इसका मतलब x जो है वो 37 से डिविजिबल होगा। क्लियर, डिविजिबल बाय 37। अच्छा अब हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब की बार क्या किया मैंने इसको और इसको एक साथ लिया, यानी कि 1992 माइनस 1938, और दोनों की पावर 1998 है, और मैंने इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, ये आ गया 1955 माइनस, और 998 पावर है 1901 की पावर 1998। अब देखो जब मैंने इसमें भी ये रूल लगाया, ये सेम रूल लगाया, और इसमें जब मैंने इसको माइनस किया, जब मैंने इसमें से इसको माइनस किया तो पता है क्या आया, 54 आया, और जब मैंने इसमें से इसको माइनस किया तो भी 54 आया।
इसका मतलब ये जो x है इज डिविजिबल बाई 54। अब जब x डिविजिबल बाई 37 भी है और x डिविजिबल बाई 54 भी है, तो इसका मतलब x विल बी डिविजिबल बाई 37 इंटू 54। और पता है इसकी वैल्यू क्या आती है? यस, इसकी वैल्यू आती है 1998, और यही मुझे प्रूव करना है। इट मीन्स x इज डिविजिबल बाई 1998। ओके, क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। आगे लिखा है इसकी पावर इतनी है और इसकी पावर इतनी है, इज डिविजिबल बाई 7 मुझे प्रूव करना है। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम इसको कुछ इस तरह से बनाते हैं कि मेरा 7 से डिविजिबल आ जाए। तो मैंने इसको भी अगर x मान लिया तो 2222 की पावर 5555 प्लस 5555 की पावर 2222। ठीक है जी, तो मैंने क्या किया, मैंने इसमें 4 की पावर, देखिए ध्यान से, मैंने 4 की पावर 5555 माइनस कर दिया, और यहां से भी मैंने 4 की पावर 2222 माइनस कर दिया। तो मुझे प्लस भी करना पड़ेगा, तो मैंने प्लस भी कर दिया। ठीक है जी। अच्छा, अब मैंने इसमें लगाया वही कंसेप्ट कि अगर x की पावर n माइनस a की पावर n हो तो वो x माइनस a से कटेगा। इट मीन्स ये जो चीज़ है वो 2222 माइनस 4, यानी कि ये आएगी 2218। क्या ये 7 से कटता है? एक बार चेक कर लेते हैं। 7 3 जा 21 बचा 1, 7 1 जा 7 बचा 4, 7 1 जा 1, 7 1 जा 4 बचा 48 बचा। तो ये 7 से नहीं कटता। तो कुछ चेंज करके देखते हैं। तो ऐसा करते हैं कि अब मैंने माइनस लिया था यहाँ पे, तो इस बार प्लस लेके देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर प्लस कर दिया और यहाँ पे माइनस कर दिया। तो अब ये आया मेरा 2222 की पावर 5555 प्लस 4 की पावर 5555, ये आया 5555 की पावर 2222 माइनस 4 की पावर 2222 माइनस कॉमन ले लें दोनों में से, तो ये आ जाएगा 4 की पावर 5555 माइनस 4 की पावर 22। अब हमारे पास रिजल्ट था कि x की पावर n प्लस a की पावर n x प्लस a से कटता है। अगर n ऑड है तो यहाँ पे n मेरा ऑड है, तो इसका मतलब ये जो टर्म होगी ये 2222 प्लस 4 यानी कि 2226 से कटेगी। एक बार ये चेक कर लेते हैं कि ये 7 से कटता है कि नहीं कटता है। 7 3 जा 21 बचा 1 2, 7 1 जा 7 बचा 5 56, 7 8 जा 56। यस, ये 7 से कटता है। इसका मतलब ये पूरी टर्म 7 से कट जाएगी। अब यहाँ की बात कर लेते हैं। ये माइनस ही है तो यहाँ वो लगाएंगे, वही कंडीशन लगाएंगे। तो 5555 माइनस 4 ये हो जाएगा 5551। एक बार चेक कर लेते हैं, ये भी 2 से 7 से कटता नहीं कटता है। फिर हम यहाँ भी प्लस लगा देंगे। 7 7 जा 49 बचे 6 65 हो गए। 7 9 जा 63 बचे 2, ये तो कट रहा है भाई। इसका मतलब ये भी 7 से कट रहा है। तो ये दोनों 7 से कट गए। अब बात कर लेते हैं इसकी। ये आया मेरे पास, तो मैंने यहाँ से ना 4 की पावर 2222 कॉमन ले लिया, तो बचेगा इसमें से, जब इसको माइनस करेंगे तो बचेगा 4 की पावर 3333 माइनस 1। अच्छा, अब इस पावर में से 3 कॉमन आ रहा है, तो 4 की पावर 3 होल पावर 1111 लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये हो गया 64 की पावर 1111 माइनस 1 की पावर 1111। इसमें लगा देंगे वही कंसेप्ट माइनस वाला, बिकॉज इसमें ये x हो जाएगा, ये a हो जाएगा। तो 64 माइनस 1 63 होता है, जो 7 से कटता है। इसका मतलब ये टर्म भी 7 से कटेगी। तो अगर ये टर्म भी 7 से कट रही है, ये टर्म भी 7 से कट रही है, और ये टर्म भी 7 से कट रही है, तो वी कैन से दैट दिस इज डिविजिबल बाय 7। ठीक है, एक तरीका तो इसमें तो जब ये कंसेप्ट लगाते हैं, जब पावर बड़ी बड़ी होती है तो हम ये वाले दोनों कंसेप्ट लगाते हैं। अब आती है बात बाकी डिविजिबिलिटी, जिसमें हम बाइनोमियल लगाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन लिखा है, इसमें लिखा है दिस इज डिविजिबल बाय 125, फाइंड द रिमाइंडर। जब भी रिमाइंडर निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे ढूंढेंगे कि हमारा
इसकी पावर में इसके नियरेस्ट आना चाहिए। तो मैंने देखा 7 की पावर 2 होता है 49 और 49 50 माइनस 1 होता है, तो वी कैन से दैट कि 50 25 से कटता है। तो मैंने क्या किया, मैंने 7 इसको लिखा 7 इंटू 7 की पावर 102 लिख सकते हैं ना। अच्छा जी, इसको लिख दिया मैंने 7 की पावर 2 होल पावर 51, तो ये हो गया 7 इंटू 49 की पावर 51। अब मैं 49 को लिख सकता हूं 50 माइनस 1। ठीक है, अब एक आपको नोट करा रहा हूं, कोई चीज नोट करिएगा। देखिए, जब मैं इसका बाइनोमियल खोलूंगा तो या तो यहाँ पे ऑड पावर होंगी या इवन होंगी, और यहाँ पे या तो प्लस होगा या माइनस होगा। ठीक है जी, अगर इवन पावर है तो इस प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा, फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा कि जब मैं इसे एक्सपेंड करूंगा तो पहली टर्म आएगी 51 C0 50 की पावर 51 ब्ला 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 ब्ला, और लास्ट टर्म जो भी आएगी वो डिपेंड करेगी इसकी पावर पे। अगर पावर इवन है तो लास्ट टर्म हमेशा प्लस आएगी, चाहे यहाँ पे माइनस हो चाहे यहाँ पे प्लस हो, हमेशा माइनस आएगी। लेकिन लिख देता हूं मैं, अगर इवन पावर है तो लास्ट टर्म ऑलवेज प्लस, और अगर ऑड पावर है तो यहां अगर माइनस है तो लास्ट टर्म नेगेटिव आएगी, और प्लस है तो पॉजिटिव आएगी। और क्या आएगी ये तो पता ही होगा आपको, लास्ट टर्म आएगी 1 की पावर 51। क्यों आएगी, क्योंकि वो आएगी 51 C 51 50 की पावर 0 1 की पावर 51, ये भी 1 होता है ये भी 1 होता है, तो लास्ट टर्म हमेशा यही आती है। डिपेंड करता है प्लस या माइनस। अब जैसे यहाँ पे ऑड है और यहाँ माइनस है तो लास्ट टर्म यहाँ पे माइनस की आएगी। अब आप ये देख रहे होंगे कि यार, अब सोचो इससे पहले टर्म क्या आएगी, इससे पहले टर्म आएगी 51 C 50 इंटू 1 की पावर 50। मुझे पता है कि ये 50 है तो 25 तो कट ही जाएगा पक्का। इसका मतलब ये सारी टर्म 25 से कटेंगी, कटेंगी नहीं कटेंगी। तो अगर मैं इस पूरे को 25 से डिवाइड करूं तो ये तो पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर विल बी ओनली दिस, और 7 की मल्टीप्लाई हुई है तो -7 मेरा रिमाइंडर बचेगा। अच्छा, अगर रिमाइंडर बचता है प्लस में तो वही रिमाइंडर होता है, लेकिन अगर मेरा रिमाइंडर बचता है माइनस में तो जिससे मैंने डिवाइड कर रहा हूं वो आपको ऐड करना है, तब आएगा रिमाइंडर। नोट कर लो कहीं पे, अगर रिमाइंडर बचता है पॉजिटिव तो वही रिमाइंडर है, और अगर रिमाइंडर बचता है नेगेटिव तो आपको उसमें वो ऐड करना है जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं। ओके, क्लियर है यहां तक? चल, अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। इसमें लिखा है 5 की पावर 5 की पावर 5, और ऐसा 24 बार है, यानी कि ये 5 एक 5 और एक 5 और ऐसे ऐसे 24 टाइम तक 5 है, और मुझे बताना है कि ये 24 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने 24 हैं तो मैंने इन 23 को देखा कि अगर 5 की पावर 5 की पावर 5 अगर मैं 23 टाइम्स करता हूँ तो आपको ये तो पता ही है कि 5 की पावर कुछ भी करोगे लास्ट में 5 ही आएगा। इसका मतलब 5 की पावर कुछ भी हो ये हमेशा एक ऑड नंबर होगा, और ऑड नंबर को हम 2k + 1 या -1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब 5 की पावर 23 टाइम जो आएगा दैट विल बी ए ऑड नंबर, तो ये पूरा एक ऑड नंबर होगा, और ऑड नंबर होगा तो मैंने लिखा इसे 5 की पावर 2k + 1। ठीक है, अच्छा जी, इसको मैंने 5 की पावर 2k और 5 की पावर 1 को अलग कर लिया, और 5 की पावर 2k को लिखा 5 की पावर 2 होल पावर k, तो ये हो गया 5 और ये हो गया 25 की पावर k। अब मैं 25 को लिखूंगा 24 + 1 और पावर k। अब देखो यहाँ पे तो प्लस है, तो मैंने बताया था आपको पिछले मतलब इसमें बताया था कि अगर यहाँ पे पावर ऑड होती है, अगर यहाँ प्लस है तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, लास्ट टर्म हमेशा प्लस ही आनी है, और अगर माइनस है तो इवन में प्लस आनी है और ऑड में माइनस आनी है। फिलहाल हमारा प्लस है, और यहाँ कुछ भी हो तो लास्ट टर्म जो आएगी मतलब मीन्स फर्स्ट टर्म आएगी KC0 24 की पावर k ब्ला ब्ला ब्ला, लास्ट टर्म आएगी +1 की पावर k, और उससे पहले टर्म आएगी
के सी के माइनस वन 24 इंटू 1 की पावर के माइनस वन। तो आप देखोगे कि ये सारी टर्म 24 से पक्का कटेंगी, क्योंकि सब में 24 तो एक बार आ ही रहा है कम से कम। तो बचेगा केवल ये, और 5 मल्टीप्लाई है तो 5 इंटू 1 मेरा 5 रिमाइंडर आ गया। क्लियर हुई बात? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अगला चलते हैं। अगला है फाइंड द लास्ट 2 डिजिट ऑफ 3 की पावर 400। तो जब भी हमें लास्ट 2 डिजिट निकालनी होती हैं, याद रखो अगर लास्ट 1 डिजिट निकालनी है तो हम क्या निकालेंगे? हम निकालेंगे रिमाइंडर व्हेन डिवाइड बाई 10। और जब लास्ट 2 डिजिट निकालनी है तो हम निकालेंगे रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाई 100। तो आपको इतना याद करना है पहले कि हमने 100 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर निकालना है। तो मैंने क्या किया, मैंने 3 की पावर 400 को लिख दिया 3 की पावर 2 होल पावर 200, तो ये हो गया 9 की पावर 200। 9 को लिखा मैंने 10 माइनस 1 की पावर 200। अब ठीक खोलना शुरू करते हैं इसे। तो पहले टर्म आएगी 200 C0 10 की पावर 200, फिर अगली आएगी माइनस जो भी आएगी प्लस माइनस 200 C1 100 की पावर 19 10 की पावर 99। ऐसे करते करते लास्ट टर्म आएगी, देखो यहाँ माइनस है और यहाँ पे इवन है तो लास्ट टर्म प्लस में आएगी 1 की पावर 200, और उससे पहले टर्म आएगी 200 C199 और 10 की पावर 1, और उस ये माइनस आएगी और प्लस में इससे पहले टर्म एक और आएगी 200 C198 और 10 की पावर 2। तो अब आप ये देख पा रहे हो कि भाई यहाँ से यहाँ तक हर टर्म में कम से कम 10 की पावर 2 तो है ही, तो इसका मतलब ये पूरा 100 से कटेगा। तो रिमाइंडर क्या बचेगा? रिमाइंडर बचेगा केवल ये। तो हम इसको ले लेते हैं, क्या है ये है 200 C99, तो ये वैल्यू होती है 200 माइनस, और 10 की पावर 1 10 होता है प्लस 1, ये माइनस आया ना। अच्छा, अब मैं देख रहा हूँ कि यार ये भी 10 से 100 से कट रही है, तो ये भी कट गई, तो रिमाइंडर बच गया 1। तो अगर मेरा 100 से रिमाइंड करने के बाद रिमाइंडर 1 बचा, तो लास्ट 2 डिजिट जो हो गई वो कितनी हो गई पता है? वो हो गई 01। जो भी रिमाइंडर बचता है उसकी लास्ट 2 डिजिट होती हैं अगर 100 से डिवाइड कर रहे हैं हम। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर ये सेशन खत्म करते हैं। लिखा है फाइंड इफ द नंबर दिस फाइंड द लास्ट डिजिट। तो मैंने क्या बताया था आपको, लास्ट डिजिट हम कैसे निकालते हैं? हम निकालते हैं जब हम नंबर को 10 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि इसके पावर में ऐसा ढूंढना है जो लास्ट में 0 के नियरेस्ट हो, मतलब इन द सेंस कहीं 9 आ जाए या मतलब 10 में कन्वर्ट कर सकें हम। तो मैंने क्या किया, 17 की पावर 2 होल पावर 128, 17 की पावर 2 होता है 289 होल पावर 128। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 290 माइनस 1 होल पावर 128। अब जब मैं इसे खोलूँगा तो आपको देखेगा 128 C0 290 की पावर 128 ब्ला ब्ला ब्ला। और देखो यहाँ माइनस है, यहाँ पे इवन है, तो लास्ट टर्म प्लस में 1 की पावर 128 आएगी। और मैं बताऊँ आपको तो लास्ट सेकेंड लास्ट टर्म आएगी 128 C127 और 290 एक बार आएगा। तो आप देख रहे हो कि यार ये सारी टर्म कम से कम 10 से तो कटेंगी। क्यों कटेगी 10 से? क्योंकि लास्ट में 0 आ रहा है। तो ये सब 10 से कट गई, रिमाइंडर बच गया 1 की पावर 128, आंसर आ गया 1। तो लास्ट डिजिट हो गई 1। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अब मुझे निकालनी है लास्ट 2 डिजिट। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, बहुत काम आती है। जेई में मेंस में भी क्वेश्चन आ जाते हैं, एडवांस में भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो मुझे लास्ट 2 डिजिट निकालने, मैंने बताया था जब भी हमें लास्ट 2 डिजिट निकालेंगे तो क्या निकालेंगे? हम निकालेंगे रिमाइंडर व्हेन डिवाइड बाई 100। तो अब की बार हमें इसको 100 से डिवाइड करना है और तब हम बात करेंगे। तो हम इसी को आगे बढ़ाते हैं, तो अब देखोगे आप कि लास्ट टर्म मेरी आई थी 1, उससे पहले टर्म आई थी माइनस 128 C127 इंटू 290, और उससे पहले टर्म आएगी प्लस 128 C126 और 290 की पावर 2। अब उससे पहले टर्म ये चल रही है लास्ट में, ये 128 C0 290 की पावर 128। तो आप देखोगे कि इस वाली टर्म में 2 0 आएंगी क्योंकि इसका स्क्वायर है। इसका मतलब ये सारी टर्म मेरी 100 से कटेंगी। कटेंगी नहीं कटेंगी?
तो अगर ये सारी टर्म मेरी 100 से कट गई तो बचा क्या भाई, इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस के 128 और इसकी हो जाएगी 290 और +1। तो ये मेरा रिमाइंडर बच गया अगर मैं 100 से डिवाइड कर रहा हूँ तब। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको और 100 के करीब लाता हूँ। तो मैंने 290 को लिख दिया 300 - 10 + 1। अब जब मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो 128 × 300 प्लस 128 × 10 + 1, ये चीज़ 100 से कटेगी तो मैंने इसको फिर छोड़ दिया। अब बचा केवल ये, तो 1280 + 1, तो यानी कि मेरी आ गई 1081। अब मैं इसको 100 से डिवाइड करता हूँ तो मेरी लास्ट 2 डिजिट कितनी आती है, 81। तो मेरा आंसर आ गया 81। क्लियर है बात? ठीक है, चलो अब मुझे निकालनी है कि यार मुझे लास्ट 3 डिजिट निकालनी है। तो मैंने बताया नहीं था आपको, पर आप समझ गए होंगे। लास्ट 3 कैसे निकालेंगे, हम रिमाइंडर निकालेंगे व्हेन दिस इज डिविजिबल डिवाइड बाई 1000। तो हम इसी को बढ़ाते हैं आगे। मैंने देखा कि इससे जो पहली टर्म आएगी वो आएगी -128C 125 और 290 की पावर 3। तो आप देखोगे इसमें 3 0 आएंगी, इसका मतलब ये सारी टर्म मेरी कटेंगी 1000 से। तो बचेगा क्या, मेरा बचेगा 128C 126 290 की पावर स्क्वायर -128C 127 290 और +1। ये मेरा आ गया रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिविजिबल बाय 1000। ठीक है जी, तो इसको ये 26 है तो इसको ब्रेक कर लेते हैं। 128C2 और 290 स्क्वायर -128 × 290 मेरा आया था +1। ठीक है जी, चलिए जी अब इसको खोल लेते हैं। तो इसको खोलेंगे तो 128 × 127/2 और ये आ जाएगा 290 × 290 और ये मेरा ऐसे ही बैठा रहेगा +1। इससे काट देते हैं 145 आ गया। ठीक है जी, कुछ कॉमन आ रहा है? हाँ जी, कुछ कॉमन तो आ रहा है इन दोनों में से। तो अगर मैं इसमें से ये दोनों चीज़ कॉमन ले लूँ तो मैंने 128 × 290 कॉमन ले लिया तो बचेगा 127 × 145 -1 और +1 मेरा ऑलरेडी चल रहा है। ठीक है जी, तो अब इसको मल्टीप्लाई मतलब सिंपल, अब आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इसकी कोई ट्रिक नहीं है। अब आपको इनको पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इनको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं। इसको मल्टीप्लाई करके मेरा आ रहा है 18414 और प्लस -1 मतलब 5 आएगा यहाँ पे -1 और ये 128 × 290 +1। तो ये मल्टीप्लाई आंसर आ गया 18414 और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 128 × 290 और +1। तो इस सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, कोई तरीका नहीं है। तो आएगा 683527 +1। तो ये आ गया 683527 तो लास्ट 3 डिजिट आ गई 681। ये मेरा आंसर आ गया। बात समझ में आई आपके? क्लियर है? चलो एक दो चीज़ और पढ़ लेते हैं फिर सेशन को एंड करते हैं। तो आपको नोट करना है कि अगर 1 + 1/n की पावर n हो, ठीक है, और n की वैल्यू 1 से बड़ी हो और n एक नेचुरल नंबर भी हो, तो जो इसकी वैल्यू होती है पूरे की वैल्यू, इसकी वैल्यू 2 से 3 के बीच में होती है, 2 इंक्लूडेड और 3 नॉट इंक्लूडेड। ठीक, पहली बात। दूसरी बात एक और नोट करो आप कि अगर n की वैल्यू 6 से बड़ी है तो जो n फैक्टोरियल होगा वो n/2 की पावर n से छोटा होगा और n/3 की पावर n से बड़ा होगा। ये रिजल्ट कभी कभी डायरेक्ट काम आ जाता है कि नहीं? तो इसके भी एग्जांपल ले लेंगे, पहले इसका ले लेते हैं। मुझे निकालना फाइंड द पॉजिटिव इंटीजर जस्ट ग्रेटर देन दिस। तो मैंने 1 प्लस इसको लिख दिया मैंने 1 2 3 4 0, तो 1/40 तो मतलब 10,000 की पावर 10,000 आ गया। अब देखो ये सेम सिस्टम ये वाला बन गया नहीं बन गया? तो ये वैल्यू हमेशा 2 से और 3 के बीच में होगी, 2 इंक्लूडेड और 3 नॉट इंक्लूडेड। तो मुझे निकालना है इससे जस्ट बड़ा नंबर। तो जस्ट बड़ा नंबर कौन सा हो गया? 3। तो मेरा डायरेक्ट 3 आंसर आ गया। क्लियर है? बढ़िया। अब जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ अपने पास से मैं इस जो मैंने लिखवाया आपको इसको यूज़ करता हूँ। मुझे बताना है, आप अगर एग्जांपल लें तो मुझे बताना है कि ये कि इनमें से यानी कि 100 की पावर 100 और 300 फैक्टोरियल में से कौन सा बड़ा है। तो मैंने आपको लिखवाया था यार कि n फैक्टोरियल जो होता है बड़ा होगा n/3 की पावर n से।
अगर मैं n को 300 ले लूँ, अगर मैं n को ले लूँ 300, ठीक है, तो ये क्या बन गया, ये बन गया 300 फैक्टोरियल बड़ा होगा 300/3 होल पावर 300। इसका मतलब 300 फैक्टोरियल जो है बड़ा है 100 की पावर 300 से। ऐसा हमने प्रूव कर दिया। और मुझे बताना है कि ये इनमें से क्या बड़ा है। तो ऑब्वियसली बात है कि अगर 300 पावर है तब भी ये बड़ा है, तो इसका मतलब इसकी पावर अगर 100 कर देंगे तो इससे बड़ा आएगा ही आएगा ना। हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो जो क्वेश्चन मैंने आपको इस पूरे सेशन में कराए हैं तो वो आपको रिपीट करने हैं, और फिर आपको मैं इस डिस्क्रिप्शन में एक असाइनमेंट भेज देता हूँ, उसमें आपको ये तीनों असाइनमेंट करने हैं, जिससे आपका सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, फिर मिलता हूँ, इसी के आगे चलेंगे बायनोमियल। अभी बायनोमियल बहुत बचा है, फिर करेंगे बायनोमियल अगले सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय।